अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अंदाज़े नज्म के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की शख्सियत काफ़ी मशहूर शख्सियत है। इस्लामाबाद के हलकों की बात करें तो वहाँ पर शेर के हवाले से इनका एक अच्छा और ख़ूबसूरत तारुफ मौजूद है। इसके अलावा हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। और आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे अशार सुनते हैं, इनकी जो ज़िंदगी है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर साजिद रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम नजम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास बिल्कुल। सबसे अच्छा पहले तो थोड़ा सा आपका शुक्रिया कि आपने मुझे नजम फेलोज़ के इस नए सिलसिले में बतौर मेहमान बुलाया है। पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, तो यहाँ आकर बड़ा अपनाइयत का एहसास रहता था, इसलिए फ़ौरी तौर पर मैंने इस दफ़ा भी हामी भरी और आज आपके सामने। अच्छा, ये हमारी खुशबख्ती है कि हमें जो दोस्त दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखते, जैसे ही लाहौर पहुँचते हैं तो हमारी पहली कोशिश होती है कि उनको किसी न किसी तरह यहाँ पर मदऊ किया जाए। और वो उनकी जैसे आप हैं, बड़ी मेहरबानी होती है कि हमें वक्त देते हैं। अच्छा सर, ये थोड़ा सा तारुफ मैंने कराया, मैं चाहूँगा कि क्योंकि एक हमारा थोड़ा सा ये भी होता है कि कोई कमी पेशी रह जाती तारुफ के अंदर, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारी शख्सियत यहाँ पे मौजूद है वो थोड़ा सा अपना तारुफ अपनी ज़िंदगी के हवाले से कि कहाँ से शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे, एक छोटा सा तारुफ। मैं बयान किए देता हूँ। आबाई इलाका मेरा चकवाल है। ठीक है। और वहाँ एक गांव है खारा सुहेर, ठीक है। तो उससे मेरा ताल्लुक़ है। सही। मलिक आवान बरादरी है। सही है। मेरी सारी तालीम जो है वो बाहर की है, मुख्तलिफ़ शहरों की है। सही। मरी से कुछ पढ़ा शुरू में, वालिद साहब सिलसिले रोज़गार मुख्तलिफ़ शहरों में थे, सही। तो मैंने मरी से प्राइमरी की है, फिर पिंडी से पढ़ा है, मैट्रिक वहाँ से किया है। एफएससी मैंने गुजरांवाला से की। अच्छा। और फिर मैंने आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला जब हुआ तो फिर वहाँ से मैंने एमबीबीएस किया। ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर मैं खुद बसिलसिले रोज़गार बाकी पाकिस्तान की सैर पे निकल पड़ा। क्या तो बात है। हाउस जॉब सियालकोट से की है। उसके अलावा कराची, बहावलपुर, कोयटा, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्क से बाहर सूडान, सही। और आज 2 दफ़ा सूडान, और आजकल पेशावर में। तो तकरीबन सारे जगह जो हैं वो घूम ली। हाँ, एक मैं भूल गया था, सियाचिन भी। अच्छा, सियाचिन 1.5 साल वहाँ पर भी गुजारा है। सही। तो बहैसियत साइकियाट्रिस्ट 2009 से आगे फिर मैंने मुख्तलिफ़ शहरों में एज अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट काम किया। तालीमी तारुफ तो यही है। आजकल पेशावर में हूँ और फैमिली भी वहीं पे साथ है। अदब का जो तारुफ है वो बचपन से ही ज़ाहिर है, कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने का शौक़ था। ठीक है। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, दरअसल कश्मीर बुक डिपो है एक चकवाल में, सही। उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या बात। मुमकिन है कि वो देख पाएँ कभी ये इस रिकॉर्डिंग को, क्योंकि जब हम छोटे थे तो पिंडी से जाना होता था। सही। अड्डे पर बस रुकती थी और गांव की बस, मेरा एक शेर भी है इस पर, मैं सुनाता हूँ। सही। तो मैं कोशिश ये होती थी मेरी कि मैं आखिरी बस पकड़ूं गांव जाने वाली। अच्छा। वजह सिर्फ एक हल्का सा लालच कि वो जो सामने कश्मीर बुक डिपो है, वहाँ जो अंकल थे वो कभी मना नहीं करते थे। तो हम 11 बजे 10 बजे पहुँच जाते थे और 4 घंटे मेरे पास हैं, और जितनी किताबें वहाँ पढ़ी हैं मैंने कोई एक उठानी है, एक कोने पे बैठना है और शुरू हो जाना। क्या बात। तो ये बहुत सारे शोरा से मेरा तारुफ वहाँ हो रहा था। मोहसिन नकवी को मैंने वहाँ पढ़ा, नौशी गिलानी को वहाँ पढ़ा, फरत अब्बास शाह की नई नई उन दिनों में किताब आई थी अभी शाम के बाद, सही। ये भी मैंने वहीं पढ़ी। ताबिश साहब का वहाँ देखा, नासिर काज़मी, हाँ नासिर काज़मी, फराज, ये सब मैंने 8th 9th 10th में कश्मीर बुक डिपो पर मुफ्त की किताबों में पढ़ा। क्या बात। और 3 बजे वाली बस भी जब चलने लगती थी तो मैं भाग के उस पर ये सवार साल होता कौन था। सा होगा? ये 92 से 94, सही। ये वाला जो टाइम था सही। जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, ये उन दिनों की बात है। मुझे याद है कि वो ख़ास तौर पर वर्ल्ड कप वाले दिन भी मुझे इसीलिए याद है। तो मैं वो जो मैंने एक शेर में कहा हुआ है ना कि जब अपने गाँव में उतरूँ तो शाम उतरी हो, अच्छा। मैं सारी उम्र पकड़ता रहा हूँ 3 की बस। वाह वाह वाह। तो वो मैंने वहाँ एक तरह से उसको बयान कर दिया है।
सही। तो उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये शौक मुझे वहाँ से हुआ और दस्तयाबी भी थी। बिल्कुल ठीक है। तो बस उसके बाद फिर कहीं ना कहीं अंदर तो वो होती ही है आपके, एक तख्लीकी सलाहियत, वो लिखते चले गए। बल्कि बड़े, मुझे एक मज़े की बात याद आ गई कि मेरे बारे में खाका अफजल खान साहब ने पहली किताब के तकरीब में लिखा था। अच्छा। तो उसमें उन्होंने मुझसे उससे पहले हिंट्स लिए कि अच्छा जी आप अपने बारे में कुछ बताएं, जैसे अभी आपने कहा। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उनको मुख्तलिफ वाक़यात बताए, और एक वाक़या था कि दूसरी जमात में जब मैं मरी में था, तो वाले साहब के साथ GPO चौक पे जा रहा था, सही। तो इतने में उनसे मेरी उंगली छूट गई। ठीक है। थोड़ी देर बाद उनको एहसास हुआ कि लड़का तो साथ मौजूद नहीं है, तो उन्होंने सही। पीछे मुड़ के देखा, तो मैं सड़क से अखबार का एक टुकड़ा लेकर पढ़ रहा था कुछ। वाह। अगले दिन उन्होंने घर में नौनिहाल और फूल कलियाँ और तालीम और तरबियत के ढेर लगाए हुए थे। सही। ये था असल वाक़या। सही। अफजल खान साहब ने इसको खाके में कैसे बयान किया कि वाले साहब ने ये देखा तो उनको बहुत कि इसके हाथ में अखबार का टुकड़ा है, तो उन्होंने अगले दिन ये सारी किताबें ला दी। वो असल में उन्होंने अखबार के टुकड़े को पूरा नहीं देखा था, उस पर हेमा मालिनी की तस्वीर थी। तो अफजल भाई जो हैं, फिर अफजल भाई हैं, उनकी क्या बात है। एक साइड उनकी हम सब जानते हैं शायरी वाली, लेकिन जितनी हिस्से ज़राफ़त है और जितना लतीफ़ जुमला कसते हैं, वो एक अलहदा कहानी है। कुछ वक्त गुजरा है उनके साथ। बहुत अच्छा। मैं अदबी घर अपना जो कहता हूँ वो बहावलपुर को कहता हूँ। सही। क्योंकि जब मैं वहाँ पोस्ट हुआ हूँ 2016 में, तो उसके बाद ये जो अफजल भाई थे, आतिफ नसीर हैं, फैसल साहिब हैं, ये जो सारे अहबाब थे, इनकी तंजीम जो थी अदबी बैठक शौर, उनके साथ फिर बड़ा महफिलें जमती थी। तो वहाँ से फिर मैंने बाकायदा, बल्कि इन्होंने इनकरेज किया कि यार आप छपते नहीं हैं, आप लगाते नहीं हैं फेसबुक पे। तो ये उनकी इसरार भी था, उनकी कोशिश भी थी, उनकी मोहब्बत थी। अच्छा, सीखने का एक अमल होता है, मतलब मैं समझता हूँ कि सीखना ज़ाहिर है किसी से आपने सीखा है इसको। मैं शायरी में अपना उस्ताद जलील अली साहब को मानता हूँ। सही। जलील अली साहब का जो बेटा है मीज़ान, वो सही। हमारा क्लास फेलो था, और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि वो हमारा क्लास फेलो था मेडिकल कॉलेज सही। में। उसके तवस्सुत से हम अली साहब के पास जा धमकते थे, इस ख्याल के तहत कि अच्छे अंकल हैं, और हमने उनसे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ कि शेर में लताफत क्या होती है, क्राफ्ट क्या होती है, बेसाख्तगी किसको कहते हैं, और सीधी बात से एहतराज ही जो शायरी है, गुरेज करना है कैसे, किन चीज़ों से, कौन सा लफ्ज़ खुरदरा होता है, कौन सा लफ्ज़ शायरी की फसाहत और उस शेर की फसाहत और बलागत में इजाफा करता है। छोटी सी छोटी चीज़ें, और फिर उनके साथ बैठ जाएं आप तो वैसे ही आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। बिल्कुल। तो शायरी में मैं उनको उस्ताद मानता हूँ। आज भी उनका दस्ते शफ़क़त मौजूद है। आज भी कुछ नया लिखता हूँ तो कोशिश होती है कि सीनियर्स को एक दफ़ा ज़रूर पहले पेश किया जाए उनकी खिदमत में, और उस पर फिर जो उनकी राय होती है सारा आंखों पर। अच्छा, जो एक यहाँ पे अहम सवाल मैं ख़ास तौर पर आपसे करना चाहूँगा, एक तो पहले बताइए कि आपको कितना अरसा हो गया शायरी करते हुए। ये सवाल मैं इस हवाले से पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे जो नए बच्चे हैं जिनके अंदर लिखने का शौक़ परवान चढ़ता है, उनकी ये कोशिश होती है कि यार हम बस ये जो है ना जल्द अज जल्द मंजरनामे के ऊपर बस 1-2 गज़लें लिखें, छा जाएँ, 2-4 गज़लें लिखें और वायरल हो जाएँ, 1-2 वीडियोज़ बनाएं, वायरल हो जाए। तो ये शायरी क्या है? ये वायरल होने का एक ज़रिया है, क्या है इसमें? क्या क्यों इंसान शायर क्यों बनना चाहता है? अच्छा, 2 चीज़ें, एक तो ये कि जहाँ तक तो ये वाली ख्वाहिश का ताल्लुक़ है, ये ख्वाहिश ना बुनियादी कुदरत के असूलों के मनाफी है। सही। कुदरत के असूल में रेवोल्यूशन नहीं है, ठीक है, एवोल्यूशन। आप देखिए तो सुबह से लेकर शाम तक सूरज जो है वो तकरीबन गैर महसूस तरीके से मूव कर रहा होता है, गैर महसूस तरीके से हरकत करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 12 बजे सूरज सवा नेज़े पर है और 12:01 पर डूब गया हो, या अभी बिल्कुल रात के 12 बजे और सूरज यकदम निकल है। एक बतदरीज अमल है। तो कुदरत का असूल है बतदरीज अमल, मुसलसल और बतदरीज अमल। ठीक है, यानी इट इज परसिस्टेंस एंड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है। अब अगर इससे हटकर जो भी रास्ता अख्तियार किया जाएगा, किया जा सकता है। आप आर्टिफिशियल लाइट्स लगा सकते हैं, आप कहते हैं हमने रोशनी लेनी है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक सस्टेनेबल नहीं होता। सही है।
तो मैंने शुरू की थी पहली गज़ल जो जिसको हम कहें मौजूं शेर या मौजूं गज़ल, तो वो तो 96 में लिखा था, ठीक है। और किताब मेरी छपी है 2019 में। अच्छा, वाह। तो लगभग 23 साल के बाद किताब छपी है। शेरी मंजरनामे पर भी बाकायदगी से आना शुरू किया है मैंने 2017 में, 20 सालों सही, के बाद। सही। तो वो 20 साल तक मैं लिख ज़रूर रहा था, मैं सीख ज़रूर रहा था। एक जो मखसूस हल्का अहबाब होता है उनमें सुनाया भी ज़रूर जा रहा था, बताया भी ज़रूर जा रहा था। और मैं आपको बताऊं कि किताब जो पहली आई है उस किताब में 65 गज़लें, ठीक है। उनमें से सिर्फ 3 गज़लें ऐसी हैं हम्म। जो 2017 से 16 से पहले की। अच्छा, वो सारी यानी सारा आपने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। क्योंकि कई दफ़ा वो शेर एक वक्त में आपने लिखा होता है ना, हम्म। तो जब तक कि वो छपने का वक्त आता है वो शेर जो है वो उसकी मुताबिकत ख़त्म हो चुकी होती है। तो सही। शेर तो वो होता है ना कि फिर जो ज़मानों में सफ़र करे, मुमकिन है उस वक्त के लिए वो बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा इस वक्त ये कोई ऐसा मुआशरती मामला चल रहा है, कोई माशी मामला चल रहा है, कोई आपकी अपनी ज़ाती वारदात हुई है, वो उस वक्त उसके साथ बड़ी रेलेवेंस होती है, लेकिन आउटडेट हो जाता है। सही, मैं तो वैसे ही चूंकि डॉक्टर हूँ तो हमें पता है हमारा मेडिकल नॉलेज हर 5 साल बाद आउटडेटेड हो जाता है। सही है। तो मेरा उधर भी वही वाला ख्याल है। सही। मैं लेकिन वो ज़ाया नहीं हुआ। एक और ख्याल अक्सर याद है कि अच्छा शायद ये ज़ाया हो गया। ज़ाया कुछ नहीं होता। वो वही ख्याल, वही मिसरा मुमकिन है आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, जब आपका जहन और जहन रसा हो चुका हो, जब आप और ज़्यादा अच्छा सीख चुके हों, मुमकिन है और ज़्यादा खूबसूरती से आप उसको बयान कर पा रहे हों। तो ज़ाया कुछ नहीं होता। बतदरीज अमल है और मुसलसल अमल है, वो करना ज़रूरी है। मेहनत के बग़ैर नहीं। शॉर्टकट जो है कि नाम कमाने का ज़रिया, तो नाम कमाने के लिए तो वो बड़ी एक सीनियर शायर हैं, मैं उनका नाम लिए बग़ैर वाक़या बता देता हूँ कि ऐसे ही हम कहीं बैठे हुए थे तो एक दोस्त ने गिला किया कि सर हमारा वक्त कब आएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या मतलब, आप शेर तो कह रहे हैं और आपका शेर तो सुना भी जा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं वो शेर सुना तो जा रहा है, लेकिन वो जो ये फ़लाँ फ़लाँ और फ़लाँ जो हैं वो तो बड़े मशहूर हो चुके हैं, सही है। तो हमारा वक्त कब आएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तो अगर आप तो शेर मशहूर होना चाहते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है, अभी आप नीचे उतर जाओ, कपड़े उतार के गली में खड़े हो जाओ, कोई ना कोई आपकी वीडियो बना लेगा, सुबह तक इंशाल्लाह आप पूरे पाकिस्तान में मशहूर होंगे। तो अगर आपने शेर को मशहूर होने के लिए कहना है, हाँ, तो फिर रहने दीजिए। ठीक है। और अगर आपने शेर को अपनी ज़ात का बयान करने के लिए और जो कायनात है, कायनात में मौजूद जो हिस्सियात हैं उनको एब्जॉर्ब करके ये जो वैसल अल्लाह मियाँ ने आपको दिया है, इसके ज़रिए से ट्रांसफॉर्म करके कोई उसको खूबसूरत तरीके से उन जज्बों को, उन अनकहियों को ज़ुबान देने के लिए इस्तेमाल करना है, तो फिर आप शेर कहते ही आपका काम तो हो गया। मशहूर होने से इसका कोई ताल्लुक। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे बताइए, थोड़ा सा हम आपका जो फील्ड है उसकी तरफ आते हैं। तो उसने एज ए साइकेट्रिस्ट आपको शेर में कितनी का आसानी है, या आप क्या समझते हैं कि ये जो फील्ड है इससे रेलेवेंट है, या आपको असिस्ट करता है, या जो है रेजिस्ट करता है? अच्छा मेरा ये ख्याल है, मैं जब अपने साइकेट्री के दोस्तों से, स्टूडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, साइकोलॉजी वाले दोस्त हैं, उनसे जब भी मेरी बात होती है तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपका जो इल्म है, ये जो आपकी साइकोलॉजी है, वो सिर्फ नफ्सियात की किताबों तक महदूद नहीं है। सही। तमाम अदब आपके ऊपर पढ़ना लाजिम है, क्योंकि तमाम अदब में इंसानी नफ्सियात की ही मुख्तलिफ पेचीदगियाँ, उन्हीं के ही मुख्तलिफ इजहार मौजूद हैं और बहुत सारी जगहों पर उनके हल भी मौजूद हैं। तो अदब और नफ्सियात तो बराह रास्त हैंड इन हैंड हैं। ठीक है। ये दोनों तो एक दूसरे से लाजिमन जुड़े हुए हैं। बल्कि जो मेरे साइकेट्री में उस्ताद हैं डॉक्टर मुअद्दत राना, उन्होंने तो एक कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कहा कि अगर मुझे कोई साइकेट्रिस्ट ये कहे कि उसको शेर की समझ नहीं आती, सही, मैं उसको साइकेट्रिस्ट तस्लीम नहीं करता। हाँ, वाह वाह वाह,
क्योंकि शेर का इजहार बयानिया सबका सब किस चीज़ के इर्द गिर्द चल रहे हैं, आपकी वारदात है, कल्बी वारदात है, जज्बात की बात हो रही है, वो सब का सब कहाँ एब्जॉर्ब होता है नफ्सियात में। और फ्रॉइड ने कहा था कि मैं जहाँ जाता हूँ, यानी जहाँ जाने से उसकी मुराद थी कि जब वो रिसर्च कर रहा है और इंसानी दिमाग को, इंसानी जहन को समझने की कोशिश कर रहा है, उसकी वसअतों को मापने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहते हैं मैं जहाँ जाता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरे से पहले वहाँ एक शायर मौजूद था। वाह। यानी जो एक बारीक नुक्ता मैंने ढूंढा, एक थ्योरी बनाई, डेवलप की कि यार यूं करता है इंसानी जहन काम, ये ख्वाहिशात यूं करके अपना इजहार करती हैं, या इजहार ना हो तो यूं होता है। जब मैं वो बना के देखता था पता लगता था वो बात तो किसी शायर ने पहले से की हुई है। हाँ। तो मेरे लिए तो ये दोनों बिल्कुल इकट्ठे हैं। शायरी मुझे वहाँ मदद देती है जब मैं बहैसियत डॉक्टर काम कर रहा होता हूँ, सही। और वो जो नफ्सियात का इल्म है वो मुझे बहैसियत शायर बहुत मदद देता है। क्या बात है। हमें शगफ है हमेशा से नफ्सियात के साथ, हाँ। हमें शगफ है हमेशा से नफ्सियात के साथ, अमल से बढ़ के अमल के मुहर्रिकात के साथ। भाई वाह 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 वाह। झिड़कना, बात ना सुनना, गला दबा देना। हाँ। झिड़कना, बात ना सुनना, गला दबा देना, मेरा अमूमी रवैया है ख्वाहिशात के साथ। वाह 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 वाह। अब बना ना पिंजरा दरख्तों की शक्ल का जालिम। हाँ है। बना ना पिंजरा दरख्तों की शक्ल का जालिम, ना ऐसे खेल परिंदों की नफ्सियात के साथ। वाह 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 वाह। तो ये एक सैंपल है कि मेरे यहाँ तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, और मैं तो इनको अलग करके ना देखता हूँ ना समझता हूँ। मेरी दूसरी किताब का नाम किसी और का दुख, तो उसका नाम ही ये है, उसका नाम मेरे ख्याल में मेरे शोबे से आया है ना। सही। और वो पूरी गज़ल जो है वो इसी तरह के मौज़ूआत के इर्द गिर्द। अच्छा, नए लोगों से आपने कहा कि एक वक्त का जिक्र किया आपने कि हमारा वक्त कब आएगा, तो ये एक बड़ा शोर सुनाई देता है कि भाई जो सीनियर्स हैं वो नए लोगों को आगे आने का मौका नहीं देते, और इस तरह के नए लोगों को अलहदा से जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए, और इस तरह के, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब मैं अगर मज़ीद इसको खोल के रखूँ इस सवाल को, कि आप क्या समझते हैं कि किसी भी मुशायरे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसको डिज़ाइन होना चाहिए? दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि इसका जवाब जो है ना वो या में नहीं है, इसका जवाब और में है। ठीक है। जब भी हम बहैसियत साइकेट्रिस्ट भी मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी आप चीज़ों को या की तरह देखते हैं ना, तो दरअसल आप अपनी ऑप्शंस को महदूद कर देते हैं। सही। क्योंकि इधर और, ठीक है, तो मैं फंस गया ना, अब या तो इधर होगा और अगर नहीं है तो मेरे पास तो और कोई गुंजाइश नहीं है सिवाय और पे जाने की। बिल्कुल ऐसी है। जो ह्यूमन माइंड है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो बराह रास्त काम ही इस चीज़ पर करती है कि इधर और दुनिया में कुछ नहीं होता। दुनिया में या तो होते हैं ग्रे, देयर इज नॉट ऑल ब्लैक ऑल वाइट, ठीक है, ग्रे में होती हैं दुनिया में, ज़्यादातर चीज़ें ग्रे में होती हैं। ठीक है। इधर और एब्सोल्यूट की बात होगी। इसी तरह आप चीज़ों में एंड देखते हैं और देखते हैं, सही, कि ये भी है और ये भी है। ठीक है। इसी तरह से मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि सीनियर्स ने जिस भी जगह पर वो पहुँचे हैं वो बड़ी मेहनत से पहुँचे हैं। ठीक है। बड़े उन्होंने उसमें अपनी ज़िंदगियाँ लगाई हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा भी वो इस वक्त भी हमसे क्या डिमांड करते हैं? यही डिमांड कर रहे हैं ना कि आप उनका एहतराम कर लें, बिल्कुल आप उनकी इज्जत कर लें। तो मेरा ख्याल है ये तो सीनियर का बुनियादी हक है कि उसको इज्जत भी दी जाए, उसका एहतराम भी दिया जाए। बैलेंस कैसे होता है? ज़्यादातर सीनियर्स, मैंने ज़ाती तौर पर, मुमकिन है लोगों का एक्सपीरियंस फ़र्क हो और उनकी अपनी राय हो, लेकिन मैंने ज़्यादातर सीनियर्स को हमेशा रहनुमाई करते ही पाया है, गाइड करते ही पाया है, और जगह देते ही पाया है। ज़बरदस्ती तो उठा के नहीं ना हो रहा होता कि अच्छा जी अब आप नहीं, बस अब आपका वक्त, अब आप छोड़ दीजिए। साथ साथ चलते हैं। वंस अगेन कुदरत के असूलों की वाली बात है
ठीक है। कि कुदरत के असूलों में भी कोई ये तो नहीं होता कि अचानक एक फसल खत्म होगी और अगली नई उग गई है। सही। साथ साथ चीजें हो रही होती हैं। हम्म। कोई एक फल मार्केट से आहिस्ता 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 करके खत्म हो रहा होता है और उसी वक्त मार्केट में एक और फल आहिस्ता 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 करके आ रहा होता बिल्कुल है, ठीक है। और एक वक्त में, एक दरमियानी वक्त में दोनों मौजूद होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अभी तो मेरा ये ख्याल है कि ये प्रोसेस यूं ही करके होना चाहिए। जो यंग जनरेशन है उनको थोड़ा सा और पेशेंस रखनी ज़रूरी है, और जो ओल्डर जनरेशन है उनको बहरहाल शुक्र उस हिसाब से ज़रूर करना ज़रूरी है कि उनको जो उनको अल्लाह मियां ने दिया है। एक एज होती है, हम नफ्सियात में उसको कहते हैं जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ठीक है। ये ना 60s 65 70 सही। हर शख्स ना मुख्तलिफ उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म के क्राइसिस रिजॉल्व कर रहा होता है। सही। एरिक्सन की थ्योरी है ना, वो मुख्तलिफ क्राइसिस रिजॉल्व करता है, वो पैदा होने से लेकर। ठीक है। तो जो उसका आखिरी क्राइसिस होता है ना, एक तरह से वो होता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। सही। उसमें ये होता है कि क्या वो आगे कुछ दे रहा है हम्म। या वो वहीं रुक गया है जहां तक उसने हासिल किया था और वो वहीं खड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो वो स्टैग्नेशन हो जाएगी, तो वो तो खुद इन्हीं सीनियर की बका की जमानत भी यही है कि वो अगली नस्ल को अपना हुनर, अपना इल्म, अपना तजर्बा वो ट्रांसफ़र करके जाए, उसकी अपनी बका भी इसी में। तो मेरा नहीं ख्याल, इंसानी जिबिल्लत है, सर्वाइवल की जिबिल्लत है, अपनी बका के जिबिल्लत के ख़िलाफ़ तो बहुत कम लोग जाते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो रास्ता देते हैं। ये वाले लड़ाइयाँ ज़्यादा इस वजह से होती हैं रिसोर्सेज पे। सही। जब किसी चीज़ की कमी होती है ना, तब आपका सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है दिमाग सही, का। सही। आपने कोविड में देखा होगा, एक खबर फैल जाती है, मास्क कम हो गए, रश लग जाएगा, घर में हमने इतनी चीज़ें स्टोर कर ली, किसके खौफ की वजह से। सही। खौफ में आप फाइट फ्लाइट फ्रीज इस रिएक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है। तो वो जिस भी रिसोर्स की कमी होती है, मोहब्बत की कमी होगी तो लोग लड़ पड़ेंगे। जिस घर में मोहब्बत की कमी होगी वो बच्चे आपस में लड़ रहे होंगे, अम्मी इससे ज़्यादा प्यार करती हैं, इससे कम प्यार करती हैं। जहाँ कमी होगी वहाँ लोगों का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आएगा। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा शोरा हैं सारे, इनकी फंडिंग उस तरह से नहीं है, इनको रिवॉर्ड, फाइनेंशियल रिवॉर्ड उस तरह से नहीं है, ये इवेंट्स उतने फ्रीक्वेंटली होते नहीं हैं, उनको उनकी मेहनत के, उनके हुनर के मुकाबले में सही वो उसका जो दुरुस्त, मैं उसको मुआवजा भी नहीं कहना चाह रहा कि उसका जो दुरुस्त वो हक है उनका, वो दिया नहीं जा रहा होता। कम कम इवेंट्स इस तरह के होते हैं, शायर इतने ज़्यादा हैं। अब अगर वो किसी एक को लेता देखेंगे तो वो रिएक्ट करेंगे, और अगर उसी एक को दूसरी दफ़ा लेता देखेंगे तो फिर और रिएक्ट करेंगे। तो मसाइल, असल मसला रिसोर्सेज के साथ है। मेरा नहीं ख्याल वही चीज़ आम हो जाए तो ये किसी को कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मेरा ये ख्याल। अच्छा, एक मैं असल में थोड़ा सा आपका जो फील्ड है उसको भी बीच में हम इसको इकट्ठा लेके चलेंगे। एक मतलब सीनियर शायर होते हैं, मतलब हम खुद मान रहे होते कि यार ये बड़ा है, अच्छा शेर कहता सारा, लेकिन उसको ये ज़हन में आ जाता है कि भाई मुझे बस अब बड़ा माने, सबसे बड़ा माने। हालांकि वो बड़ा होता है लेकिन वो खुद इसके ऊपर आता है कि भाई मुझे बड़ा माने, मुझे तस्लीम करें आप हर सूरत, खुद ही अपनी तरह से। ये क्या वजूहात होती हैं, क्या मसाइल होते हैं? ये देखिए, बड़ा माने जाने की जिद जो है या ख्वाहिश जो है, ये तो अमूमी तौर पर वहीं पाई जाती है या जहां आपके अपने अंदर कहीं एहसास कमतरी होता है। सही। छोटों की जिद होती है कि वो उनको बड़ा माना जाए। सही। आप कभी बच्चों को देखिए ना, हाँ, तो बच्चे जूते किसके पहनते हैं? बड़ों के। बिल्कुल ऐसी है। उनके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि बस हम ये बड़े जूते पहन लेंगे, ये बड़े वाले, तो हम बड़े हो जाएंगे। वो अपने जूते नहीं पहन रहे होते, हालांकि वो अगर वो सही चलना चाहते हैं तो उनको कौन सा जूता ज्यादा कंफर्टेबल होगा? जो उनके साइज का है। बिल्कुल। और जूं साइज बड़ा होता जाएगा, जूता बड़ा होता जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन उनको ये हो रहा था कि ये वाले पहन के तो मैं अब अब्बा जैसा हो गया हूँ, ये वाले पहन के मैं अब अम्मा जैसा हो गया हूँ।
तो उसमें होता क्या है, अगर वो उसमें थोड़ा सा तेज भागने की कोशिश करते हैं तो फिर गिरते भी हैं, फिर चोट भी लगती है। बिल्कुल ऐसा, बड़े तो फिर भी नहीं माने जाएंगे ना। बिल्कुल सही। तो हम जो भरा हुआ शख्स है वो तो उसको तो नहीं चाहिए, उसको किसी का तस्लीम किया जाना नहीं चाहिए। वो इस नुक्ते पर पहुंच चुका होता है कि लोग आपसे कैसा रवैया अख्तियार करते हैं, ये इस बात पर मुनहसर है कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप, मेरा एक ताज़ा गज़ल में एक शेर है कि बजा नहीं कि ज़मीं आसमां मिले हुए हैं, बजा नहीं कि ज़मीं आसमां मिले हुए हैं, तू कह रहा है कि मानूं तो हाँ मिले हुए हैं। हाँ, वाह तो वाह बाज़ औक़ात फिर आप कोई ज़िद पे आ जाए कि मानूं, तो फिर आप कह देते हैं कि हाँ मिले हुए हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अल्लाह मियाँ की तरफ से ये तकसीम है, और उसने इंसान की बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं कुरान मजीद में भी जिसके साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं ये शा या मंतशा, कि जिसे वो चाहे। उसमें से एक इल्म है, एक रिज़्क है, एक हिदायत है, मेरी कम इल्मी है, लेकिन एक और जो है वो इज़्ज़त है। तो ये उसने ना अपने पास रख लिया। जब उसने कह दिया ना मंतशा, तो ये उसने किसी के हाथ में नहीं दी है। दुनिया का कोई शख्स ना आपको इज़्ज़त दे सकता है, ना आपसे आपकी इज़्ज़त ले सकता है। क्या तो उसको ज़बरदस्ती करवाने का, ज़बरदस्ती डिमांड करने का, तो फिर यही मिसरा है कि ठीक है जी, आप कहते हैं तो फिर है, मान लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के दौरान कोई दिलचस्प केस आया हो, और मैं चाहूँगा उसको ज़रा आप हमारे साथ शेयर करें। हमारे यहाँ तो हर वो शख्स, मैं तो खैर उनको भी अपने असातिज़ा मानता हूँ। असल में तो हम सीखते उस शख्स से हैं ना। ये उसका बड़ापन है कि वो हमारे पास आया है और आकर उसने हमें इस काबिल समझा है कि वो अपने दिल को हमारे सामने खोल सके। सही। तो ये तो उसका बड़ापन है, ठीक है। इसमें हमारा तो कुछ लेना देना नहीं। लेकिन वो जहाँ तक दिलचस्प वाक़यात वाली बात है, तो वो हमारी फील्ड में तो रोज़ाना हो रहा होता है। अब वो स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। मसलन मैं एक छोटा सा वाक़या यूँ बता देता हूँ, वो दिलचस्प वाक़या नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने कहा, जब पहली दफ़ा मेरी किताब इदारा जाती इजाज़त के लिए हमारे सीनियर्स के पास गई, मुझे वहाँ से फ़ोन आया। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा, तुम शायर हो? अच्छा। क्योंकि वो मुझे बहैसियत साइकियाट्रिस्ट जानते थे। ठीक है। तो पहले तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल मैं शायर हूँ। तो मैं तो तुम्हें एक अच्छा खासा आदमी समझता था। अच्छा, वाह। पहले उन्होंने मुझे ये कहा, मैं तो तुम्हें एक अच्छा खासा आदमी समझता, तुम तो शायर निकले। सही है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि यार मेरे लिए बड़ी हैरत थी, मैं तो समझ रहा था कि आप बड़े अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, लेकिन जानकर खुशी हुई। मैंने उनको जवाब में ये कहा कि सर मैं उस दिन के इंतज़ार में हूँ जब मुझे कोई फ़ोन आए और वो कहें कि आप साइकियाट्रिस्ट हैं, हम तो आपको शायर समझते थे। वाह 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 वाह। और फिर ऐसा हुआ मेरे साथ भी आज एक तो आपके साथ भी आज ही हुआ। और वैसे ऐसा हुआ, एक साफ़ी दोस्त हैं, उनका मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप साइकियाट्रिस्ट भी। वो मैंने अभी बेगम से जिक्र किया कि यार मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट का कांटेक्ट अपने निकाल के दो, तो उन्होंने कहा ये अपने डॉक्टर साजिद हैं ना। मैंने कहा नहीं, वो तो पीएचडी डॉक्टर नहीं है। मुझे भी हकीकत बात है, मुझे भी यही था कि आप पीएचडी डॉक्टर हैं। मतलब आपकी जो फेसबुक के ऊपर मुझे, क्योंकि बिलमुशाफा हमारी पहली मुलाकात, तो फेसबुक के ऊपर मुझे यही था कि आप पीएचडी आपने की हुई, और माशाल्लाह जो शेरी आया, शेरी सफ़र है आपका, ये शेर पढ़ते रहते हैं, वो तो बाकमाल है। मैंने कोशिश की है वैसे अपनी शायरी में बताने की कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मेरा एक शेर है, मैं मसीहा उदास लोगों का, मैं तराशूंगा उम्र भर पत्थर। वाह। और एक और जगह पे है कि ये मसीहाई कोई कारे जहां कब है जिसे शाम को बंद किया वक्त सहर खोल दिया। वाह वाह वाह। तो ऐसे तो नहीं हो रहा होता। या कहीं और भी था कि उसे तो जख्म भी बोसा लगेगा, बदन जो लम्स को तरसा हुआ है। वाह 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 वाह। नहीं मैं कोई चारागर नहीं हूँ, नहीं मैं कोई चारागर नहीं हूँ, तुम्हें शायद कोई धोखा हुआ है। हाय हाय हाय। और मैं किस किस को समेटूं हौसला दूं, जिसे देखो वही बिखरा हुआ है। वाह वाह वाह। तो मुख्तलिफ जगहों पर इजहार तो है उसका भी, बट ये एक मुझे बात याद थी यूं करके। वैसे तो जो दिलचस्प वाक़यात हैं वो, चूँकि मैं थोड़ा सा उस मामले में यूं सेंसिटिव हूँ कि
ज़ाती तौर पर तो मुझे ये भी बुरा लगता है कि हमारे यहाँ फ़िल्मों में, ड्रामाज में हम किसी की भी फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटी का या साइकोलॉजिकल डिफ़ॉर्मिटी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। सही। मुझे बहुत हर्ट करता है। हम्म। हमारे यहाँ मजाक की, यानी आप देखें 80s 90s की फिल्में अभी भी, जो आखिरी जब तक हम फिल्में ये लोकल वाली भी देख रहे होते थे, सही। तो हम देखते थे कोई हकला रहा है हम्म। तो हम सारे हंसे जा रहे हैं, हम्म। और या किसी शख्स को कोई नफसियाती आर्जा लाहक हुआ है तो हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं इसलिए इस चीज़ के ऊपर तो बहुत सेंसिटिव हूँ। हाँ, ये ज़रूर मुझे उस वहाँ का एक दिलचस्प वाक़या ये कि मैं एक वर्कशॉप करा रहा था। सही। तो पहले दिन 2 दिन की थी वर्कशॉप, और मज़े की बात डॉक्टर्स के साथ थी, सीनियर्स बैठे हुए थे। तो दूसरे दिन का जब आगाज़ हुआ तो मैंने उनसे कहा कि जी कल जो कुछ भी हमने सीखा उस हवाले से किसी का कोई सवाल। सही। तो बड़े सीनियर डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा जी मेरा एक सवाल है। तो मैंने उनसे कहा कि जी बताइए। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैंने सुना है कि साइकेट्रिस्ट जो हैं वो जहनी मरीजों के साथ रहते रहते खुद भी पागल हो जाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? सही। तो मैंने उनको जो जवाब दिया था वो आपके गोशगुजार करता हूँ। मैंने उनको कहा कि जी पाकिस्तान में एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं, सही, राशिद लतीफ़ साहब, अच्छा, जिस दिन वो प्रेग्नेंट हो गए उस दिन मैं पागल हो जाऊँ। वाह वाह वाह। तो ये एक मुझे याद आ गया कराची का वाक़या। सही। तो मतलब ये भी हमारे यहाँ मुख्तलिफ तसव्वुरात कायम हुए होते हैं ना, और ये वो लोग हैं जिनको हमारी सबसे ज़्यादा हमदर्दी की भी ज़रूरत है और तस्लीम किए जाने की भी ज़रूरत है, और उनके दर्द को, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा ना। क्या? तो जब कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती तो इंसान उसको मुख्तलिफ चीज़ों से भर लेता है ना। जैसे जब कोरोना वायरस भी नज़र नहीं आ रहा था तो हमने क्या क्या कुछ उन दिनों में कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं सुनी इस बारे में कि ये हो रहा है और ये हो रहा है और यूँ मर रहे हैं बंदे और इतने पैसे आ रहे हैं और इतने पैसे जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास एक मेरी पेशेंट आई उन दिनों में, तो उन्होंने कहा मुझे तो बड़ी खुशी हुई है इस कोरोना के आने की। मैंने उनसे कहा आप किस बात? उन्होंने कहा पहली दफ़ा बाकी सबको भी पता लगा ना कि जो चीज़ हमने नज़र नहीं आ रही होती वो भी आप पर कितना असर कर रही होती है। अब उनको मेरी बात शायद समझ आना शुरू हुई जब मैं कह रही हूँ कि भाई मेरी तबीयत में ये मसाइल हैं, और वो कहते हैं आपके टेस्टों में तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मुमकिन है अब शायद वो समझ लें। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है इस बात से। ये मुझे कुछ अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, फिल्मों के अंदर हमें मुख्तलिफ तरह के जो है वो इश्यूज नज़र आते हैं, नफसियाती इश्यूज जो डिस्कस कर रहे होते हैं। लाइक एक बंदा है वो बैठा अपने माजी में चला जाता है, कभी बच्चा बन जाता है, कभी वो बिल्कुल जो है वो नॉर्मल दिखना शुरू हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि वो एक ही बंदे के वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। तो क्या ये वाकई ही पाई जाती हैं या ये जो है जस्ट फिल्मों के हद तक? दो चीज़ें। एक तो ये कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत को और इनमें से मुख्तलिफ बीमारियों को बहुत अच्छा डिपिक्ट भी किया हुआ है। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मीडियम्स जो हैं वो वहाँ की डिमांड होती है। मसलन मुझे एक याद आ गया एक वाक़या आपकी इस बात से। सलमान खान की एक फ़िल्म थी, मेरा ख्याल है उसका नाम था क्योंकि समथिंग, क्यों या क्योंकि, ऐसा कोई नाम था। मैं उस दिन घर वापस आया, मैं ट्रेनिंग पे था, तो मेरी बहन और बेगम जो हैं वो, मैंने देखा उनकी नज़रें जमी हुई हैं कंप्यूटर पे, सीडीज़ आती थी उस पर देख रही थी। तो मैंने उनको आके सलाम दुआ किया तो उन्होंने बड़ा दरमियाना सा जवाब दिया, वालेकुम सलाम। सही है। और उसके बाद मैंने उनको, मैं बैठ गया, किसी ने ना पानी पूछा ना कुछ। तो थोड़ी देर बाद मेरी नज़र स्क्रीन पे भी पड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे, बहन ने मेरी, ये करते हैं आप लोगों के साथ? अच्छा। तो मैंने कहा क्या? तो उसने मुझे वो मेरी तरफ रुख मोड़ा कंप्यूटर का, तो वो जो वहाँ बज़ाहिर सलमान खान को, ये दोनों ख़वातीन की आंखों में आंसू आए हुए हैं कि जो कुछ सलमान खान के साथ जुल्म हो रहा है। क्या बात है। और मुझे ये कहा उन्होंने कि अच्छा कि ये करते हैं, आपको तो कोई खाना नहीं मिलने वाला। तो वो क्या था कि वो दिखा रहे थे कि जो उसको ECT लग रही है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। अब हमारा उर्दू में या देसी ज़ुबान में उसका तर्जुमा किया हुआ है लोगों ने बिजली के झटके लगाना। तो एक तो बिजली
ऊपर से उसके झटके, तो आधा तो बंदा वैसे ही समझते पता नहीं क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। फिर उन फिल्मों ने उस फिल्म में उसको यूं दिखा रहे हैं कि वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, धाड़े मार रहा है और 6 बंदों ने उसको पकड़ा हुआ है और आके उसको बराह रास्त करंट लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक। ये दुनिया का महफूज तरीन तरीका इलाज है। सही। और बहुत जहाँ कोई दवा असर नहीं कर रही होती वहाँ भी इसके असरात हो रहे होते हैं। मरीज अंडर एनेस्थीसिया होता है, उसको तो पता भी नहीं होता कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ, और वो 5-6 बैटरी सेल्स के बराबर का चार्ज। लेकिन आवाम में क्या फैला हुआ है? इसी तरह मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। मुझे लगभग इस फील्ड में 20 साल हो गए। ठीक है। मेरे ख्याल में मैंने एक केस देखा होगा। लेकिन अब आप देखिए कि आपको भी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली बात याद है। बिल्कुल ठीक। वेरी वेरी रेयर, लेकिन चूंकि ड्रामेटिक बहुत होता है तो वो वहाँ तो जो दिखता है वो बिकता है वाली बात होती है ना, तो वहाँ फिल्मों में डिपिक्ट किया जा रहा होता है। हकीकत में ऐसा नहीं है। अच्छा कुछ डॉक्टर साहब, फिल्में मैं एक अपने मोहल्ले का वाकया बताने लगा हूँ। एक बड़ा भाई था, वो बड़ा भाई क्या था, वो समझ लेके मेंटली डिसऑर्डर हो गया। वो क्या करता था, वो हमारे पटड़ियाँ थी उसके ऊपर चल फिर रहा है और अब ऐसे ऐसे बातें करता जा रहा है, ऐसे ऐसे करता जा रहा है। अच्छा, थोड़ा की अरसा गुजरा है, उसका छोटा भाई भी वैसे ही हो गया। तो ये क्या वजह हुई हो बहुत सकती है? इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल। इसलिए क्योंकि ये वो बात है जो हमें समझने की ज़रूरत है। ना इसका कोई ताल्लुक हमारे यहाँ अमूमी तौर पर नफ्सियाती बीमारियों के जो अमूमी वजूहात बयान की जाती हैं वो क्या होती हैं कि जी या तो मज़हब से दूरी हो गई है, या किरदार की कमज़ोरी हो गई है, या कोई उसका हार्ट ब्रेक का सीन हो गया है। ये वजह गिनी जा रही होती है, कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ज़्यादातर नफ्सियाती बीमारियां जो हैं वो जीन्स में आती हैं, वो मौरूसी होती हैं। अच्छा। वो ख़ानदानी होती हैं। 80% हेरिटेबिलिटी है मसलन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की। सही। यानी 80% है। और हम अब उसके बाद शादियां भी ख़ानदानों में किए जा रहे हैं, तो वो और से और बढ़ती चली जा रही है। यहाँ और कुछ नहीं हुआ, पहले बड़े भाई को हुआ, जो जिस तरह का आप सिम्टम बता रहे हैं। मैं एग्जैक्ट डायग्नोसिस तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगर वो खुद कलामी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मुमकिन, इसको हम हेलुसिनेटरी बिहेवियर कहते हैं। तो हेलुसिनेटरी बिहेवियर है तो मुमकिन है कि उसको साइकोसिस हुई है, साइकोटिक ब्रेकडाउन हुआ है। अब साइकोटिक ब्रेकडाउन जो है ये 17 से 25 साल की उम्र के बीच में होता है। यानी और कैसी तकलीफदेह बीमारी है कि वालिदैन के लिए भी सोचिए, पेशेंट उसके लिए भी सोचिए कि एन उस वक्त में जबकि उसने कुछ प्रोडक्टिव होना था, उस वक्त पर, यानी कि ये वो फसलें बाहर आनी थी और ओले पड़ जाएं, तो ये वो वाला मामला होता है। उसको हुआ होगा, इतने में छोटा छोटा था, जब वो उस एज ब्रैकेट के बीच में आया तो जीन्स की वल्नरेबिलिटी तो पहले से मौजूद थी ना, तो उसको भी वही इलनेस होना शुरू हो गई। यानी ये देख के कोई मसला नहीं है, मतलब वो है तो देखने कोई कंटेजियस नहीं है कि एक से होकर दूसरे को हो जाए। क्योंकि वो छोटा भाई हमारे साथ था और वो बड़ा समझ लेके समझदार था और वो बकायदा उसको साथ ले जाके। अच्छा, दूसरा यही वाली बात है। इस वक्त भी मैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स को देख रहा हूँ ना, और मेरे ऐसे ही दूसरे दोस्त जो हैं डॉक्टर्स हैं, ये सीरियस मेंटल इलनेसेस के साथ भी हम बात कर रहे हैं। डिप्रेशन का तो जहाँ तक ताल्लुक है, WHO के हिसाब से इस वक्त वर्ल्ड की नंबर 1 लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी हो गया है। 2020 में तक नंबर 2 था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अब नंबर 1 हो चुका है हार्ट डिजीज़ के बाद। उसी WHO के मुताबिक हर चौथा शख्स ज़िंदगी में, इस वक्त ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त में किसी न किसी नफ्सियाती आर्ज़े का एक दफ़ा शिकार ज़रूर हो रहा है। अब ये इतनी बड़ी परसेंटेज है और हमारे पास उसका कोई रिसोर्स ही नहीं है उसको ट्रीट करने का। बिल्कुल ठीक। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 500 साइकेट्रिस्ट हैं, पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़, शायद अब 24 करोड़ पे हो गए। 500 साइकेट्रिस्ट, 500 साइकेट्रिस्ट इसी एवरेज के हिसाब से 3-3.5 करोड़ लोगों को कैसे देख सकते हैं? देख ही नहीं सकते, उन तक पहुंचते भी नहीं हैं। फिर इनमें से बहुत सारे इधर उधर हो चुके होते हैं ना, वो असर, नज़र और सहर सिंड्रोम के तहत
वो बहुत सारी और तरीक़ों से इलाज होना शुरू हो जाता है। ये तो सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड कंपोनेंट है। अच्छा, अब थोड़ा सा फिर एक सवाल, फिर आपकी शायरी सुनेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इसको चाहूँगा कि मल्टीपल हाँ हाँ sure। जो है नशिस्तों के अंदर रखें। अच्छा, मल्टीपल नशिस्तों के अंदर आपसे हम जो लेते रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इसको हम एक नशिस्त के अंदर कवर कर सकते हैं। तो ये जो शायरों के अंदर खुदकुशी का रुझान है, हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, बड़े खूबसूरत नगीने हमने खोए हैं इसके पीछे, तो ये क्या वजह होती है? अच्छा देखिए, वंस अगेन वही वाली बात है। अब पहली बात तो वहीं से शुरू करनी ज़रूरी है ना कि सुसाइड पूरी दुनिया में 10th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। ठीक है। यानी ये कोई अनहोनी बात नहीं है जनरल पॉपुलेशन में भी। ठीक है। हमारे यहाँ उस पर बात नहीं हो रही होती, हमारे यहाँ उस पर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, अदादोशुमार नहीं है, डेटा नहीं है, वरना ये तो बहुत कॉमन फिनोमेना है। सही। अब उन्हीं में से कुछ लोग किसी वक्त में शायर भी होंगे, सही। किसी और शोबे से भी होंगे, लेकिन जब वो कोई शख्स एक पब्लिक डोमेन में होता है, शायर है, अदीब है, फिल्म एक्टर है, राइटर है, कुछ और यानी पब्लिक डोमेन में है, तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। सही। और अगर एक से ज़्यादा वाक़यात हो जाते हैं तो ह्यूमन माइंड है ना, क्विक टू मेक अ कंक्लूजन, तो वो क्विक टू मेक अ कंक्लूजन वो पूरा डेटा नहीं देखेगा, कहेगा अच्छा यार शायद यहाँ ज़्यादा हो रहा है, हालांकि यहाँ ज़्यादा नहीं हो रहा, यहाँ भी वही परसेंटेज है जो जनरल पॉपुलेशन की है। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है कि खुदकुशी जो है वो ज़्यादातर लोग जो कर रहे होते हैं वो किसी न किसी साइकोलॉजिकल इलनेस या डिसऑर्डर के साथ में मुब्तला होते हैं और उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे होते, नहीं हुआ होता, अवेयरनेस नहीं होती, हज़ार बैरियर्स आ जाते हैं बीच में। तो अब जैसे सुसाइड पे मैं क्विकली एक बात ये बोल दूं, मुमकिन है कि किसी की मदद हो जाए, और वो ये कि हमारा अमूमी तौर पर ख्याल ये है कि खुदकुशी जो करता है वो चुपचाप कर लेता है, वो किसी को बताता नहीं है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ऐसी कोई बात नहीं। ये वाला मुहावरे और ये वाले इडियम्स खुदकुशी पर नहीं लागू होते। सही। कोई शख्स मरना नहीं चाहता, साइंस ये कहती है कि वो किसी न किसी को बताता ज़रूर है। सही। आप सुने ना सुने, जब आप अनसुनी कर देते हैं फिर उसके पास कोई चारा नहीं रहता। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है इस पे साइंस का कि बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी जब की, उससे सिर्फ एक हफ्ता पहले वाला दौरानिया जो था उसमें से 75% लोगों ने किसी न किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी विजिट किया था। सही। यानी अपनी खुदकुशी से एक हफ्ता पहले वो किसी न किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास गए ज़रूर थे। तो मैं एज अ साइकेट्रिस्ट उसको क्राई फॉर हेल्प समझता हूँ ना, या लास्ट क्राई फॉर हेल्प समझता हूँ, बिकॉज उसने सोचा कि अच्छा बाकी दुनिया तो शायद नहीं समझ रही, मुमकिन है ये डॉक्टर, मुमकिन है ये शख्स मेरे पेन को समझ जाए या इसको देखकर पता लग जाए कैसा कुछ है। एक वाक्य भी मुझे याद आ गया, मगर तो ऐसे ही मैं इम्तिहान ले रहा था फाइनल ईयर का, मेडिकल स्टूडेंट्स का। हमारी शिफ्ट चेंज होती थी, इमरजेंसी में भी ड्यूटी होती थी, मेरी शिफ्ट वहाँ थी, तो मैंने उनको कहा यार ये सारे यहीं आ जाओ। वहीं पर एक खातून जो कि आम ओपीडी में मेरे पास आई हैं और उन्होंने जाके यूँ कहा कि ये एक्सरे देखते हैं। मैंने एक्सरे लगा के देखा, मैंने कहा जी नॉर्मल है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मुझे दे। वो जितनी जल्दी में थी मुझे ऐसे ही को खटका सा हुआ। उनको कहा अच्छा आप बैठिए, बताइए एक्सरे आपका किस वजह से लिखा गया था। उन्होंने कहा नहीं बस ठीक है, वो मैंने दवाई ले ली है, बस आप मुझे दे। मैंने थोड़ा सा और इंसिस्ट किया कि आप बैठ के मुझे बताइए तो सही, एक्सरे आपका करवाया क्यों था पिछले डॉक्टर ने। तो उन्होंने कहा जी वो मैंने ना एक ऐसी अलामत थी, यहाँ से दर्द होती थी, ऐसे वैसे वेग सी कंप्लेंट थी, बस मुझे कुछ होना था, कोई दिमाग में कोई ख्याल आना था। मैंने उस वक्त, वो स्टूडेंट्स खड़े थे, मैंने उनको कहा कि आप ज़रा हमें 10-15 मिनट दे दीजिए, आपका तफसीली मुआयना करना है। और मैंने उन स्टूडेंट्स को ये कह दिया कि आपका वार्ड टेस्ट यही है, अच्छा। आप इनका इंटरव्यू करके मेरे पास आ जाइए। ठीक है। नजम भाई 45 मिनट बाद वो आए हैं और उस बेचारे का, मेडिकल स्टूडेंट का रंग उड़ा हुआ, क्योंकि उसको उन खातून ने कहा कि मैं यहाँ से सीधी रेलवे स्टेशन जा रही थी, अच्छा, कमिट सुसाइड।
अगर ये मुझे अभी रोका ना जा रहा होता, मैं तो जा ही इस ख्याल से रही थी कि अच्छा जो पहले डॉक्टर था तो उसने मेरी बात सरसरी सी सुनी थी और उसने मुझे कहा था बस ये टेस्ट करा लें और ये दवाई ले लें और ये एक्सरे करा के दिखा दें। तो शी वॉज इन सिवियर डिप्रेशन, देन वी एडमिटेड हर, वी ट्रीटेड हर एंड माशाल्लाह शी इज स्टिल अ वेरी यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। मगर ये ऐसे होता है और हम उसके ऊपर फिर मरे हुओं को मजीद भी मार रहे होते हैं ना, उसमें और मजहबी रंग भी डालकर। वो फिर किसी और दिन का मौजू है। बट अच्छा सर, मुझे बताइए ये नेगेटिव इमोशंस जो हैं ये इंसान पर कितना जो है वो अफेक्ट करते हैं और क्या इससे कोई पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट होती है नेगेटिव इमोशंस? अच्छा, दो चीज़ें। एक तो ये है कि मसलन अमूमी तौर पर नेगेटिव इमोशन जो है ना, वो सोचते हुए हमारे दिमाग में दो बातें आ जाती हैं। या तो होता है कि जी फियर, ठीक है, खौफ, या उदासी। ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों इमोशंस हैं, फियर तो इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल इमोशंस आपकी बका के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये आपका इंटरनल सिग्नल है सही, जो जो आपको बताता है कि आप इस वक्त माहौल से कैसे मुतासिर हो रहे हैं या इस माहौल में आपको क्या करना है, ठीक है, एक्ट क्या करना है। इमोशन है ना, द समथिंग दैट हैज़ द प्रोपेंसिटी टू बी एक्टेड अपॉन, ये उसका लफ्जी मतलब है। तो ये दोनों इमोशंस तो बिल्कुल भी कोई नेगेटिव बात नहीं है। ठीक है, कोई इमोशन अपने आप में बजाते खुद नेगेटिव नहीं होता। सिर्फ दो इमोशंस ऐसे हैं दैट कैन किल, ठीक है, दैट कैन किल यू, और उनमें से एक है जेलसी, ठीक है, और दूसरा है गिल्ट। सही। ये जो दो इमोशंस हैं ना, दे हैव द कैपेसिटी टू किल यू। तो अब आप देखिए जरा इर्द गिर्द भी लोगों को, तो ज्यादातर लोग या हसद के मारे हुए होंगे तो वो कभी सुकून में नहीं पाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक वो अपनी आग में जलते रहेंगे, चलते रहेंगे। बिल्कुल। मेरा एक शेर भी है कि हासिदा शुक्रिया कि तेरे तो फैल दे रहा है मुझे खुदा सब कुछ। वाह। तो उसका भी एक वो वाला एंगल रखना सही कि अच्छा यार ठीक है, आपकी वजह से मुझे मिल रहा है। बिल्कुल आप जितना हसद किए जा रहे हैं उतना मेरे ऊपर इनायत हुए जा रही है। ठीक है। दूसरा जो इमोशन है वो गिल्ट है। सही। गिल्ट असल में है क्या? गिल्ट आपकी नफ्सियात में जो आपका एक एथिकल कंपोनेंट है ना पर्सनैलिटी का, उसकी तरफ से पनिशमेंट है। सही। आपके ईगो को, आपके एडल्ट कंपोनेंट को, कि तुमने हमारे स्टैंडर्ड से हटकर कोई काम किया है। सही। तो अब कितना बॉडी रिस्पॉन्स है। हाँ, ये वो ऊपर से कहते हैं कि तुमने ये हटके काम किया है, यू शुड बी डिस्ट्रॉयड। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं आउट ऑफ इमोशन ऑफ गिल्ट। सही। आउट ऑफ जेलेसी दे किल अदर्स। ठीक है। आउट ऑफ जेलेसी, आपने सुना? यानी ये उल्ट जज्बात हैं। क्राइम्स ऑफ पैशन है ना, आप सुनते हैं क्राइम्स ऑफ पैशन, वो जेलेसी हो रही होती है। जेलेसी कैन मेक यू किल अदर्स। ठीक है। और आप खुद ही अपनी जेलेसी में खुद ही डिसॉल्व होते जाएंगे। ठीक है। गिल्ट हैज द कैपेसिटी कि इट यू कैन किल योरसेल्फ आउट ऑफ द गिल्ट। हम कितनी खबरें सुनते हैं, मैट्रिक का इम्तिहान फेल हो गया तो दिल बर्दाश्त होकर यूं हो गया, या कोई फलां चीज़ के मैं, आप वो फिक्रे देखिए, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, खानदान की नाक कटवा दी, इज्जत खाक में मिला दी, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब ये जितने फिक्रे हैं, मर जाना चाहिए, इन सब के पीछे असल में लाइन क्या चल रही है? मर जाना चाहिए। इस इमोशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कंट्रोल करता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको किसी चीज़ के ऊपर शर्मसार नहीं होना होता, आपको किसी चीज़ के ऊपर नदामत नहीं होनी होती, लेकिन वो हेल्दी एक इमोशन जो है वो है हेल्दी रिमोर्स, जिसमें आप समझते हैं कि आपसे कुछ गलत हुआ है और आप उस अमल पर शर्मिंदा हैं, लेकिन उसको अपनी ज़ात तक नहीं लेके आ रहे। मुझसे गलत हुआ है, मैं गलत नहीं हूँ। मेरा एक शेर इस पे भी है कि तेरा साथ अगर न मैं दे सका तो बुरा हुआ। सही। मैं बुरा नहीं हूँ, बुरा नहीं हूँ, बुरा नहीं। वाह वाह वाह। इट वॉज टू डिफ्रेंशिएट कि अच्छा जो मैं नहीं कर सका वो गलत हुआ है और मैं तस्लीम करता हूँ कि वो गलत हुआ है, बट दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट आई एम बैड। गिल्ट आपके
दिमाग में गिल्ट की ट्रांसलेशन ये आ रही होती है कि आई एम बैड, रिमोर्स की ये होती है आई हैव डन समथिंग बैड। तो इन दो इमोशंस में ये कैपेसिटी है दैट दे कैन डिस्ट्रॉय। अच्छा, इसके आपने अभी ये एक बात की, हम नाक दिखाने के, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है इस तरह, तो ये जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं और ये जो मामलात होते हैं, तो ये कौन सा वाला इमोशन बनता है? देखिए वंस अगेन प्रॉपर्टी की बात बन जाती है ना, जब आप किसी शख्स को किसी एंटिटी को अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप उसको एक इंडिविजुअल इनफरादी हक नहीं दे रहे होते, चाहे वो आपकी औलाद है, चाहे वो आपके साथ कोई रिश्ता है उसका किसी भी और किस्म का, तो आप उस रिश्ते में उसको अपनी एक्सटेंशन समझ लेते हैं। सही। तो अब उसके किसी भी एक्शन को आप ट्रांसलेट कर लेते हैं कि जैसे वो एक तरह से आपका अक्कास है, चाहे वो आपकी तरबियत का है, चाहे वो आपके ख़ानदान का है, और उसने अगर वो बाउंड्री क्रॉस की है जो आपके एथिकल स्टैंडर्ड की बनाई हुई थी, ठीक है, तो वंस अगेन यू हैव डिस्ट्रॉयड द अदर पर्सन। लेकिन आप अपने आप को ही समझ रहे हो, बेसिकली आप अपने आप को ही कर रहे हैं। हाँ, उस हिसाब से सही, भी सही, सही। और एक तरह से आपका दिमाग आपको ये कह रहा होता है, आपके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा होता है कि अच्छा जी यू आर गॉन, आपकी कोई इज्जत नहीं रही। द ओनली वे कि आप उसको कुछ रीस्टोर कर सकते हैं वो ये है कि अच्छा ये जो एक कंपोनेंट आपका है इसको आप काट दें, जैसे किसी की डायबिटिक फुट हो गया, टांग खराब हो गई, इसको काट दें। बिल्कुल ठीक है। और वो बज़ाहिर अपने आप को रीस्टोर करने की एक बहुत ही नाकाम कोशिश होती है, क्योंकि किसी भी दूसरे शख्स की कीमत पर तो आपका अपना स्टेटस और इमेज, इंसानी जान तो सबसे ऊपर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और अहम सवाल वो ये कि जो शायर है उसको जो हमारे कह लें कि असातिज़ा गुजर चुके हैं, मतलब उनको पढ़ने में भी कुछ एहतियात की ज़रूरत है नफ्सियाती हवाले से, कि मतलब पहले ये शायर पढ़ना चाहिए, ये शायर पढ़ना चाहिए। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो ये कि कोई भी किताब बज़ाते खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, ठीक है, और हर किताब, कई किताबें ऐसी हैं आपने पढ़ी होंगी, मैंने पढ़ी हैं, जो आप बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने उम्र के किस हिस्से में पढ़ी हैं और उसके नए मफ़ाहीम आपके ऊपर वाह होते रहते हैं। आप उसी किताब को दोबारा, मैंने 18 साल की उम्र में एक पढ़ी है, 28 पे पढ़ी है, तो कुछ और मतलब समझ आए हैं उसके। ठीक है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि बहरहाल इसमें कुछ ना कुछ एहतियात ज़रूर होनी होती है। मसलन मैं अपना ज़ाती वाक़या बता देता हूँ। ठीक है। वालिद साहब मेरे हमेशा किताब बहुत इनकरेज करते थे। ठीक है। मुसलसल मेरे पास किताबें पढ़ी होती थी, कभी उन्होंने नहीं पूछा कोर्स की स्टडीज़ का, ठीक है, कि क्या है। एक केमिस्ट्री की किताब पढ़ी है तो 4 अदब की पढ़ी है। ये मैं मैट्रिक फर्स्ट ईयर FSC की बात कर रहा हूँ। ठीक है। एक दिन उन्होंने देखा कि मेरे पास जॉन एलिया साहब की किताब शायद उन्हीं दिनों में आई थी, 92 में आई थी शायद ये, और मैं 94 के और शायद थी भी शायद। तो वो उन्होंने मेरे पास देखी, तो उन्होंने मुझे, वो वाहिद किताब थी जो उन्होंने कहा कि इसके पढ़ने का भी वक्त नहीं। सही। तो उन्होंने वो किताब मेरे से ले ली थी। ठीक है। फिर जाहिर है इंसानी जिबिल्लत तो वही होती है ना, जिस चीज़ से मना करो वही करना है। हाँ। तो वो मैंने पहला काम मेडिकल कॉलेज में आके यही किया था कि वो मैं शायद कहीं से मिल जाए मुझे, तो मैं उसको ढूंढ के पढ़ लूँ। लेकिन आज मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त था। मैं फैज़ पढ़ रहा था उस वक्त, मैं बाकी नासिर काज़मी में बहुत पढ़ रहा था, लेकिन किसी और किताब पर उन्होंने कभी नहीं कहा। जॉन साहब की जब किताब आई थी तो उन्होंने कहा था ये इस वक्त पढ़ने की चीज़ नहीं है। सही। उसकी शायद एक वजह ये भी थी कि वहाँ उनके यहाँ बहुत ओपन और एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन भी होता है। सही। फिर एक किताब जिसका आगाज़ ही इस फिक्रे से हो रहा हो कि मैं रायगां गया, और ये किताब आप एक नौजवान उम्र के उस हिस्से में पढ़ना शुरू करे कि जब उसको रायगानी का दुख नहीं होना है इस वक्त, तो उसने पहले कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ करना है, कुछ बनना है। उस वक्त वो अगर ऐसा मैसेज ट्रांसलेट हो जाएगा उसके दिमाग में, तो ये वो वक्त है जब वो अपनी शनाख्त बना रहा है, जब वो अपने बारे में सोच रहा है, अपना एक कॉन्सेप्ट बना रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ। ठीक है। उस वक्त वो इन्फ्लुएंस ले रहा होता है, इंप्रेशनिस्टिक माइंड होता है। सुसाइड बॉम्बर्स सारे कौन से बच्चों को, किस एज के बच्चों को रिक्रूट करते हैं? यही टीन एज, बिल्कुल ऐसी है, 13 से 18। तो ये जो एज है ना, इसको हमारे साइकेट्रिस्ट कहते हैं दिस इज द एज ऑफ टर्बुलेंस। तो इस टर्बुलेंस वाली एज में कोशिश ये करनी चाहिए
कि जो भी आपके इमोशंस को और ज़्यादा हिजान की तरफ लेकर जाने वाली है या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाली बात है, क्योंकि हर टीनेजर जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा सैड आदमी भी होता है। ठीक है। उसको लगता है कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, उसकी अथॉरिटी तस्लीम नहीं हो रही है, और साथ ही उसको ये भी लगता है कि वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर उस वक्त वो ज़्यादा ये पढ़ना शुरू कर देगा कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, तो वो फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट यही बनेगा कि दुनिया जो है वो उसके खिलाफ है, बिल्कुल। और उसको हर सूरत में रायगां करने पर तुली हुई है। फिर वो खुद को खुद रायगां करता भी चला जाएगा और समझता यही रहेगा कि दुनिया कर रही है। किताबों के उम्र के हिसाब से बिल्कुल, जैसे हम किड्स के लिए अलग से किताबें रखते हैं ना, फिल्मों पे हम गाइडलाइन देते हैं PG-13, PG-15, PG-18। मेरा ये ख्याल है कि किताबों पर भी ये होनी ज़रूरी है। बिल्कुल। और शायरी पे भी ऐसी होनी ज़रूरी है, शायरों पर भी ऐसी होनी ज़रूरी है कि कौन सा PG-13 है, कौन सा PG-18। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा तो यकीन माने दिल नहीं भर रहा कि मैं कहूँ कि मैं जितना आपने मुफीद हमें ये नॉलेज दिया है सारा कुछ, और मैं आपसे दरख्वास्त भी करूँगा कि आइंदा भी आप हमें ये वक्त देते रहिए ताकि जो हम ये सीखने का अमल है इसको आगे बढ़ा सकें। तो मैं अभी चाहूँगा कि आप हमें ये इस प्रोग्राम के हिस्से में अपनी खूबसूरत शायरी में से चीज़ें हमें पेश करें। ज़रूर, इंशाल्लाह। मैं अमूमी तौर पर जब भी मैं पिछली दफ़ा भी जब मैं नजम फेलोज़ में आया था तो मेरी कोशिश ये थी कि कुछ नया आप दोस्तों की नज़र कर दूं। तो अगर आप कहते हैं तो मैं कुछ नया सुना देता हूँ, बाकी तो सारे। मैं चाहूँगा कि आप जो आपके तारुफी कलाम है उनमें से भी कुछ हमें इनायत करें, और जो आपका जो है ताज़ा कलाम है वो आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक। एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल के पहले कुछ अशार। बिस्मिल्लाह। कि करो न जिद कि हमें हाथ दो, करो न जिद के हमें हाथ दो, नहीं देंगे, नहीं देंगे। वाह। करो न जिद के हमें हाथ दो, नहीं देंगे, नहीं के मानी सिखाने हैं सो नहीं देंगे। भाई वाह वाह वाह। कॉन्सेंट। करो न जिद के माने सिखाने हैं सो नहीं देंगे। वाह। करो न जिद के हमें हाथ दो, नहीं देंगे, नहीं के मानी सिखाने हैं सो नहीं देंगे, हम एक जख्म को जब तक पिरो नहीं देंगे। हम एक जख्म को जब तक पिरो नहीं देंगे, हम एक जख्म को जब तक पिरो नहीं देंगे, तवज्जो अगले किसी शख्स को नहीं देंगे। भाई वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। हम अपना आप उन्हें सौंप दें मगर पहले, हम अपना आप उन्हें सौंप दें मगर पहले, हमें यकीन तो आए वो खो नहीं देंगे। वाह 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 वाह। और मैं राज खोल तो दूं अपनी खुश मिजाजी का, मैं राज खोल तो दूं अपनी खुश मिजाजी का, मगर ये वादा करें आप रो नहीं देंगे। हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया, क्या अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और लगा रहे हैं हम आंखों में रत जगों की बाढ़, लगा रहे हैं हम आंखों में रत जगों की बाढ़, गुजरने फिर से किसी ख्वाब को नहीं देंगे। वाह 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 वाह। और मैं कह रहा हूँ, मैं पूछता हूँ तुम्हें छोड़ दूं तुम्हारे घर, मैं पूछता हूँ तुम्हें छोड़ दूं तुम्हारे घर, वो सोचती है मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। हाय हाय हाय, क्या अच्छा है, क्या अच्छा। फिर पढ़िए। मैं पूछता हूँ तुम्हें छोड़ दूं तुम्हारे घर, वो सोचती है मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। क्या कहने। और बराबरी पे ही चलता है कोई रिश्ता हो, बराबरी पे ही चलता है कोई रिश्ता हो, हम एक फूल के बदले में दो नहीं देंगे। हाय वाह 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 वाह। सही बार्टर सिस्टम है इसके अंदर। बहुत शुक्रिया। बराबरी पे ही चलता है कोई रिश्ता क्या हो, अच्छा है। वाह। हम एक फूल के बदले में दो नहीं देंगे। चलिए ये कुछ इस गजल के कि तुमको रहा जो याद कोई और शख्स था, तुमको रहा जो याद वो कोई और शख्स, तुमको रहा जो याद कोई और शख्स था, मैं तो तुम्हारे बाद कोई और शख्स था। क्या अच्छा मतलब है। बहुत शुक्रिया। तुमको रहा जो याद कोई और शख्स था,
मैं तो तुम्हारे बाद कोई और शख्स था। वाह। एक तो ये दुख कि उसकी तलब हम नहीं हुए, एक तो ये दुख कि उसकी तलब हम नहीं हुए, और उस पे मुस्तजाद कोई और शख्स था। वाह 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 वाह। एक तो वाह, ये वाह, दुख वाह, कि वाह, उसकी वाह। तलब हम नहीं हुए, क्या कहने। और उस पे मुस्तजाद कोई और शख्स था, आहा। और लिखे गए थे शेर किसी और शख्स पर। लिखे गए थे लिखे शेर गए किसी थे और शेर शख्स पर, किसी और शख्स पर, देता रहा जो दाद कोई और शख्स था। भाई वाह 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 बहुत वाह शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत आदा। लिखे गए थे शेर किसी और शख्स पर, देता रहा जो दाद कोई और शख्स था। हमको था एतबार तेरे कौलो फेल पर, हमको था एतबार तेरे कौलो फेल पर, जिस पर खुला तजाद कोई और शख्स था। भाई वाह वाह वाह। हमको था एतबार तेरे कौलो फेल पर, जिस पर खुला तजाद कोई और शख्स था। खुशबख्त हूँ कि मेरी हर एक सुर्खरुई पर, खुशबख्त हूँ कि मेरी हर एक सुर्खरुई पर मुझसे ज्यादा शाद कोई और शख्स था। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। खुशबख्त हूँ कि मेरी हर एक सुर्खरुई पर मुझसे ज्यादा शाद कोई और शख्स था, और बरसों के बाद तुझसे मिले तो खबर हुई। बरसों के बाद तुझसे मिले तो खबर हुई, बरसों के बाद तुझसे मिले तो खबर हुई, जिस पर था एतमाद कोई और शख्स था। वाह 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 वाह। अब मैंने ये जब कहा कि मुझे तुमसे इश्क है, मैंने ये जब कहा कि मुझे तुमसे इश्क है, तुमसे मेरी मुराद कोई और शख्स था। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कह, बहुत आदाब। तुमसे मेरी मुराद कोई और शख्स था। और है कि सोना लगे जो शाहों वजीरों के जिस्म पर, सोना लगे जो शाहों वजीरों के जिस्म पर, खिल्लत वही है खाक फकीरों के जिस्म पर। वाह 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 वाह। सोना लगे जो शाहों वजीरों के जिस्म पर, खिल्लत वही है खाक फकीरों के जिस्म पर। बहुत अच्छे। किस किस की दस्तरस में रहा याद कब इसे, किस किस की दस्तरस में रहा याद कब इसे, बाकी हैं बस निशान लकीरों के जिस्म पर। वाह 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 वाह। किस किस की ज़मीन है, किस किस की दस्तरस में रहा याद कब इसे, बाकी हैं बस निशान लकीरों के जिस्म पर। वाह। नाखून समेत खाल उधेड़ी है जबर ने, नाखून समेत खाल उधेड़ी है जबर ने, बैठी न फिर भी धाक फकीरों के जिस्म पर। हाय 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 हाय। नाखून समेत खाल उधेड़ी है जबर ने, बैठी न फिर भी धाक फकीरों के जिस्म पर। हमने अदू को अमन का पैगाम जब दिया, हमने अदू को अमन का पैगाम जब दिया, लिखा मिला जवाब सफीरों के जिस्म पर। हाय 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 हाय। क्या अच्छा है भाई। वाह 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 वाह। हमने अदू को अमन का पैगाम जब दिया, लिखा मिला जवाब सफीरों के जिस्म पर। मैं जानता हूँ जितना समंदर का ज़र्फ है, क्या अच्छा मिसरा है। मैं जानता हूँ जितना समंदर का ज़र्फ है, यलगार कर रहा है जजीरों के जिस्म पर। हाय 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 हाय। मैं जानता हूँ जितना समंदर का ज़र्फ है, यलगार कर रहा है जजीरों के जिस्म पर। कल रात एक तख्त पर लेटी रही कनीज, कल रात एक तख्त पर लेटी रही कनीज, कल रात एक तख्त पर लेटी रही कनीज, अब जा बजा निशान हैं हीरों के जिस्म पर। हाय 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 हाय। कल रात एक तख्त पर लेटी रही कनीज, जा बजा निशान हैं हीरों के जिस्म पर। और किस इंतहा को छू गई ख्वाहिश फरार की, किस इंतहा को छू गई ख्वाहिश फरार की, नक्शे उभर चुके थे असीरों के जिस्म। हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया। नक्शे उभर चुके थे असीरों के जिस्म पर। वाह। और कह लें हमें खराब सड़क छाप खुश रहें, कह लें हमें खराब सड़क छाप खुश रहें,
हम ऐसे तो नहीं हैं मगर आप खुश रहें। हाय 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 हाय, वाह 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 कहले वाह वाह, हमें वाह, खराब वाह, वाह, सड़क वाह, छाप खुश रहें। हम ऐसे तो नहीं हैं मगर आप खुश खुश रहें। रहें। मुझसे बिछड़ते वक्त वो बस इतना कह सकी। मुझसे मुझसे बिछड़ते वक्त वो बस इतना कह सकी। देखो हमारी खैर है, माँ बाप खुश रहें। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, आदाब आदाब। वाह 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 वाह। और एक दूसरे से रोज झगड़ना फजूल है। एक दूसरे से रोज रोज झगड़ना फजूल है। शायरों की लड़ाई पर उन्हीं के नाम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। कि एक दूसरे से रोज झगड़ना फजूल है, एक दूसरे की मान लें चुपचाप खुश रहें। हाय 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 हाय, वाह 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 बहुत वाह, शुक्रिया। क्या अच्छी सलाह है। एक दूसरे से रोज झगड़ना फजूल है, एक दूसरे की मान लें चुपचाप खुश खुश रहें। रहें। मैं साफ सुन रहा हूँ जो ढोलक का बैन है। मैं साफ सुन रहा हूँ जो ढोलक का बैन है। मैं साफ सुन रहा हूँ जो ढोलक का बैन है, ये जिनको लग रही है लगे थाप खुश रहें। हाय 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 हाय, मैं साफ सुन रहा हूँ हाय हाय जो हाय, ढोलक का बैन है, ये जिनको लग रही है लगे थाप खुश रहें। वाह वाह वाह। करनी थी मैंने आपसे बातें बहुत मगर, करनी थी मैंने आपसे बातें बहुत मगर, नजदीक आ रही है कोई चाप खुश हाय रहें। हाय 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 हाय, क्या अच्छा करनी अंदाज है बहुत भाई, वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह। करनी थी मैंने आपसे बातें बहुत मगर, नजदीक आ रही है कोई चाप खुश रहें। खुश हों कि इस जमूद में भी सांस है रवां, खुश हों कि इस जमूद में भी सांस है रवां, ये कत्ल गाहे सौत है चुपचाप खुश रहें। वाह 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 वाह, खुश हों कि इस जमूद में भी वाह वाह वाह, सांस है रवां, ये कत्ल गाहे सौत है चुपचाप खुश रहें। और डांटे तुझे के पाँव पड़े दुख बयान कर। नफ्सियात और वो अब इकट्ठा होता हुआ आपको मिलेगा कि डांटे तुझे के पाँव पड़े दुख बयान कर, चाहे जमाना एक न सुने दुख बयान कर। वाह 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 वाह। डांटे तुझे के पाँव पड़े दुख बयान कर, चाहे जमाना एक न सुने दुख बयान कर। हालत बिगाड़ शोर मचा तोड़ कोई शय, हालत बिगाड़ शोर मचा तोड़ कोई शय, जैसे भी तुझको ठीक लगे दुख बयान कर। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। हालत बिगाड़ शोर मचा तोड़ कोई शय, जैसे भी तुझको ठीक लगे दुख बयान कर। यानी तेरा भी हुक्म है वस्बिर खुदाए पाक, हाय 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 हाय। यानी तेरा भी हुक्म है वस्बिर खुदाए पाक, यानी कोई नहीं जो कहे दुख बयान कर। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने। यानी तेरा भी हुक्म है वस्बिर खुदाए पाक, यानी कोई नहीं जो कहे दुख बयान कर। होते तो ला इलाज हैं दिल के मामले, होते तो ला इलाज हैं दिल के मामले, होते तो ला इलाज हैं दिल के मामले, शायद तुझे सुकून मिले दुख बयान कर। वाह 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 वाह। होते तो ला इलाज हैं दिल के मामले, शायद तुझे सुकून मिले दुख बयान कर। और करता तेरी ही बात मगर मेरे सामईन, करता तेरी ही बात मगर मेरे सामईन, इसरार कर रहे हैं नए दुख बयान कर। हाय 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 हाय, करता तेरी ही बात मगर मेरे सामईन, इसरार कर रहे हैं नए दुख बयान कर। चल इस तरह से बांट लें एक दूसरे के दुख, चल इस तरह से बांट लें एक दूसरे के दुख, चल इस तरह से बांट लें एक दूसरे के दुख। करता हूँ मैं तेरे तू मेरे दुख बयान कर। वाह 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 वाह, आदाब। वाह 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 वाह। करता हूँ मैं, चल इस तरह से बांट लें एक दूसरे के दुख। करता हूँ मैं तेरे तू मेरे दुख बयान कर। कोई नहीं जो जान सके अनकही का दुख, कोई नहीं जो जान सके अनकही का दुख, कोई नहीं जो जान सके अनकही का दुख। वो नफ्सियात दाहों भले दुख बयान कर। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। कोई नहीं जो जान सके अनकही का दुख,
वो नफ्सियात दां हो भले दुख बयान कर, मुमकिन है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मुमकिन है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मुमकिन है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं, मुमकिन है कोई बात बने दुख दुख बयान बयान कर। कर। वाह 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 वाह। और मैं और कुछ करूं न करूं सुन जरूर लूं। मैं और कुछ करूं न करूं सुन जरूर लूं, तू और कुछ करे न करे दुख बयान कर। वाह 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 वाह। बहुत आदा, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। होते हैं क्यों मलाइका हैरान खैर है। होते हैं क्यों मलाइका हैरान खैर है। होते हैं क्यों मलाइका हैरान खैर है, इतना ही तो कहा है कि इंसान खैर है। वाह 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 वाह। होते हैं क्यों मलाइका हैरान खैर है, क्या अच्छा। इतना ही तो कहा है कि इंसान खैर है। मुमकिन है बेवफाई पे होता वो शर्मसार। मुमकिन है बेवफाई पे होता वो शर्मसार, मैंने ही कह दिया कि मेरी जान खैर है। हाय वाह 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 वाह। आदाब। मुमकिन है बेवफाई पे होता वो शर्मसार, मैंने ही कह दिया कि मेरी जान खैर है। हर ईंट से आया है उजड़ना मकान का। हर ईंट से आया है उजड़ना मकान का, लेकिन मुसर है मेरे निगहबान खैर है। वाह 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 वाह। हर ईंट से आया है उजड़ना मकान का, लेकिन मुसर है मेरे निगहबान खैर है। लग जा गले मैं तेरे गले लग के सुन सकूं। क्या अच्छा। लग जा गले मैं तेरे गले लग के सुन सकूं, सुन सुन के पक भी जाएं अगर कान खैर। वाह 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 वाह। लग जा गले में तेरे गले लग के सुन सकूं। वाह 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 वाह। सुन सुन के पक भी जाएं अगर कान खैर है। मुमकिन है ऐसे अपने गरेबा में झांक ले। मुमकिन है ऐसे अपने गरेबा में झांक ले, पकड़ा है जिसने मेरा गरेबान खैर है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुमकिन है ऐसे अपने गरेबा में झांक ले, पकड़ा है जिसने मेरा गरेबान खैर है। आया यूं ही ख्याल के किस्मत से पूछ लूं। आया यूं ही ख्याल के आया यूं ही ख्याल के किस्मत से पूछ लूं, कुछ दिन से कुछ हुआ नहीं नुकसान खैर है। वाह 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 वाह। क्या अच्छा है क्या अच्छा है। आया यूं ही ख्याल के किस्मत से पूछ लूं, कुछ दिन से कुछ हुआ नहीं नुकसान खैर है। और उसके बस इतना पूछने से खैर हो गई। उसके बस इतना पूछने से खैर हो गई, कुछ लग रहे हैं आप परेशान खैर है। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। उसके बस इतना पूछने से खैर हो गई, कुछ लग रहे हैं आप परेशान खैर है। वाह। बिछड़ के तुझसे मैं रोने का ढंग भूल गया। बिछड़ के तुझसे मैं रोने का ढंग भूल गया। बिछड़ के तुझसे मैं रोने का ढंग भूल गया, ये कैसे वक्त में रांझे को झंग भूल गया। हाय 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 हाय। बिछड़ के तुझसे मैं रोने का ढंग भूल गया, ये कैसे वक्त में रांझे को झंग भूल गया। मुझे भुलाता तो शायद गिला न करता मैं। मुझे भुलाता तो शायद गिला न करता मैं, मगर उसे मेरी आंखों का रंग भूल गया। हाय हाय वाह वाह। मुझे भुलाता तो शायद गिला न करता मैं, वाह वाह वाह। मगर उसे मेरी आंखों का रंग भूल गया। जो भूल जाने का मतलब था मारा जाऊंगा। जो भूल जाने का मतलब था मारा जाऊंगा, वही दुआएं मैं दौराने जंग भूल। हाय वाह 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 वाह। जो भूल जाने का मतलब था मारा जाऊंगा, वही दुआएं मैं दौराने जंग भूल गया। इसीलिए तो गुलाबों के इतने नखरे हैं। इसीलिए तो गुलाबों के इतने नखरे हैं। इसीलिए तो गुलाबों के इतने नखरे हैं, वो जिसको भरने थे खुशबू में रंग भूल गया। भूल गया। वाह 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 वाह। वो जिसको भरने थे खुशबू में रंग भूल गया। इसीलिए तो गुलाबों के इतने नखरे हैं, वो जिसको भरने थे खुशबू में रंग भूल गया। खुली हथेली पे सिक्के इकट्ठे होते रहे।
खुली हथेली पे सिक्के इकट्ठे होते। खुली हथेली पे सिक्के इकट्ठे होते रहे, दुआ को हाथ उठे थे मलंग भूल गया। वाह 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 वाह। खुली हथेली पे सिक्के इकट्ठे होते रहे। भाई क्या कहने। बहुत शुक्रिया। खुली हथेली पे सिक्के इकट्ठे होते रहे, दुआ को हाथ उठे थे मलंग भूल गया। और पड़ा है जो तेरे घर के कबाड़ खाने में। पड़ा है जो तेरे घर के कबाड़ खाने में। पड़ा है जो तेरे घर के कबाड़ खाने में, कभी वही था हमारा पलंग भूल गया। हाय हाय हाय। पड़ा है जो तेरे घर के कबाड़ खाने में, कभी वही था हमारा पलंग भूल गया। और वो मेरे दिल को उड़ाता रहा मोहब्बत से। वो मेरे दिल को उड़ाता रहा मोहब्बत से। वो मेरे दिल को उड़ाता रहा मोहब्बत से, फिर उसने डोर लपेटी पतंग भूल गया। वाह 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 वाह। फिर उसने डोर लपेटी पतंग भूल गया। और ताल्लुकात की जंजीर गलती सड़ती रही। ताल्लुकात की जंजीर गलती सड़ती रही, जिसे उतारने आना था जंग भूल गया। वाह 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 वाह। आदाब। वाह वाह वाह। तुम्हारे जाते ही बदली यहाँ की आबो हवा। तुम्हारे जाते ही बदली यहाँ की आबो हवा। आबो हवा पे गौर करना है। तुम्हारे जाते ही बदली यहाँ की आबो हवा, हवा खामोश है दरिया तरंग भूल गया। हाय वाह 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 वाह। तुम्हारे जाते ही बदली यहाँ की आबो हवा। क्या कहने। हवा खामोश है दरिया तरंग भूल गया। और वो शख्स दिल से हमारा कभी हुआ ही नहीं। वो शख्स दिल से हमारा कभी हुआ ही नहीं। वो शख्स दिल से हमारा कभी हुआ ही नहीं, अगर हुआ भी तो सारा कभी हुआ ही। हाँ वही वाह। वो शख्स दिल से हमारा कभी हुआ ही नहीं, अगर हुआ भी तो सारा कभी हुआ ही नहीं। हम एक काम फकत एक बार करते हैं। वाह। हम एक काम फकत एक बार करते हैं, तुम्हारा जिक्र दोबारा कभी हुआ ही नहीं। क्या अच्छा शेर है। हम एक काम फकत एक बार करते हैं, तुम्हारा जिक्र दोबारा कभी हुआ ही नहीं। वाह वाह वाह। और तुम्हारे साथ गुजारे हुए दिनों की कसम। तुम्हारे साथ गुजारे हुए दिनों की कसम, तुम्हारे बाद गुजारा कभी हुआ ही नहीं। वाह 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 वाह। फिर पढ़िए। तुम्हारे साथ गुजारे हुए दिनों की कसम, तुम्हारे बाद गुजारा कभी हुआ ही नहीं। वो दौड़ता हुआ आता मेरी तरफ लेकिन, वो दौड़ता हुआ आता मेरी तरफ लेकिन, मेरी तरफ से इशारा कभी हुआ ही नहीं। भाई वाह 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 वाह। वो दौड़ता हुआ आता मेरी तरफ लेकिन, मेरी तरफ से इशारा कभी हुआ ही नहीं। उसी ने आज उड़ाया मजाक तिनकों का। उसी ने आज उड़ाया मजाक तिनकों का, जो डूबतों को सहारा कभी हुआ ही नहीं। वाह। उसी ने आज उड़ाया मजाक तिनकों का, जो डूबतों को सहारा कभी हुआ ही नहीं। पता था जूद फरामोश हैं तबीयत के। पता था जूद फरामोश हैं तबीयत के, मैं दोस्तों से किनारा कभी हुआ ही। वाह 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 वाह। पता था जूद फरामोश हैं तबीयत के, मैं दोस्तों से किनारा कभी हुआ ही नहीं। बवक्ते असर में वल असर पढ़ता रहता था। बवक्ते असर में वल असर पढ़ता रहता था, नतीजा ये कि खसारा कभी हुआ ही। भाई वाह 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 वाह। बवक्ते असर में वल असर पढ़ता रहता था, नतीजा ये कि खसारा कभी हुआ ही नहीं। मैं उस बदन की तलब तो रहा कई दिन तक। मैं उस बदन की तलब तो रहा कई दिन तक, मैं उस पलक का सितारा कभी हुआ ही नहीं। वाह 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 वाह। मैं उस बदन की तलब तो रहा कई दिन तक, मैं उस पलक का सितारा कभी हुआ ही। वास्ता तुझको तेरा दूंगा खुदारा मत कर। वास्ता तुझको तेरा दूंगा खुदारा मत कर।
मुब्तला मुझको मोहब्बत में दोबारा मत कर। हाय, अच्छा है, अच्छा है। वास्ता तुझको तेरा दूंगा खुदारा ना मत कर, मुब्तला मुझको मोहब्बत में दोबारा मत कर। एक साहिल ने समंदर से गुजारिश की है, एक साहिल ने समंदर से गुजारिश की है, एक साहिल ने समंदर से गुजारिश की है, डूबने वालों की लाशों को उभारा मत कर। हाय, वाह 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 हाँ। वाह 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 वाह। एक साहिल ने समंदर से गुजारिश की है, डूबने वालों की लाशों को उभारा मत कर। एक ही बार बिछड़ना तो मैं सह लूं शायद, एक ही बार बिछड़ना तो मैं सह लूं शायद, इस अजियत से मुझे रोज गुजारा मत कर। हाय, वाह 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 वाह। एक ही बार क्या अच्छा बिछड़ना शेर है। तो मैं सह लूं शायद, इस अजियत से मुझे रोज गुजारा मत कर। कोई तो फैसला हालात को कर लेने दे, कोई तो फैसला हालात को कर लेने दे, अपनी मर्जी से मेरी जान किनारा मत कर। वाह 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 वाह। कोई तो फैसला हालात को कर लेने दे, अपनी मर्जी से मेरी जान किनारा मत कर। इसलिए खुश हूं कि इस दिल को सिखाया हुआ है, इसलिए खुश हूं कि इस दिल को सिखाया हुआ है, अपने मायार से कम दुख भी गवारा मत कर। हाय 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 हाय। इसलिए खुश हूं, अपने मयार से, इसलिए खुश हूं कि इस दिल को सिखाया हुआ है, अपने मायार से कम दुख भी गवारा मत कर। वाह। मैंने हाथों की लकीरों को दोबारा देखा, कि मैंने हाथों की लकीरों को दोबारा देखा, फिर तेरी फैलती बाहों को दोबारा देखा। हाय, वाह 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 वाह। मैंने हाथों की लकीरों को दोबारा देखा, फिर तेरी फैलती बाहों को दोबारा देखा। तुझको जिंदा से ये मानूस न होने देंगे, तुझको जिंदा से ये मानूस न होने देंगे, अब खबरदार परिंदों को दोबारा देखा। हाय, वाह 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 वाह। तुझको जिंदा से ये मानूस न होने देंगे, अब खबरदार परिंदों को दोबारा देखा। सब मुझे खुश ही लगे पहली नजर में लेकिन, सब मुझे खुश ही लगे पहली नजर में लेकिन, मैंने जब गौर से बच्चों को दोबारा देखा। वाह 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 वाह। सब मुझे खुशी लगे पहली नजर में लेकिन, मैंने जब गौर से बच्चों को दोबारा देखा, उनके चेहरों पे खुशी देखने वाली होगी, उनके चेहरों पे खुशी देखने वाली होगी, तूने जिन देखने वालों को दोबारा देखा। वाह 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 वाह। उनके चेहरों पे खुशी देखने वाली होगी, तूने जिन देखने वालों को दोबारा देखा। और तेरे लोगों ने खुदाया वो सितम हम पे किए, तेरे लोगों ने खुदाया वो सितम हम पे किए, तेरे भिजवाए सहीफों को दोबारा देखा। वाह 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 वाह। आदा तेरे भिजवाए सहीफों को दोबारा देखा। पैसे देते हुए कांपे थे मेरे बाप के हाथ, पैसे देते हुए कांपे थे मेरे बाप के हाथ, मैंने मुड़कर न गुबारों को दोबारा देखा। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। बहुत पैसे तसल्ली थी कि मालूम है आगे क्या है, ये तसल्ली थी कि मालूम है आगे क्या है, ये तसल्ली थी कि मालूम है आगे क्या है, मैंने देखी हुई फिल्मों को दोबारा। वाह 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 वाह। अब इसका नफ्सियाती वाह 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 वाह। ये तसल्ली थी कि मालूम है आगे क्या है, मैंने देखी हुई फिल्मों को दोबारा देखा। अच्छा, ये जूम आनी भी है। हाँ, कई एंगल हैं इसके। एक चेहरे की ज़ियारत ही बहुत होती है, एक चेहरे की ज़ियारत ही बहुत होती है, आंख को इतनी सहूलत ही बहुत होती है। वाह। एक चेहरे की ज़ियारत ही बहुत होती है, आंख को इतनी सहूलत ही बहुत होती है, मुझसे हर दुख ने ये कहते हुए ली है रुखसत, मुझसे हर दुख ने ये कहते हुए ली है रुखसत, तेरे जैसे को मोहब्बत ही बहुत होती है। वाह वाह वाह। मुझसे हर दुख ने ये कहते हुए ली है रुखसत, तेरे जैसे को मोहब्बत ही बहुत होती है, राह चलते हुए हर शख्स से लड़ पड़ता हूँ,
राह चलते हुए हर शख्स से लड़ पड़ता हूँ, घर से बाहर मुझे वहशत ही बहुत होती। भाई वाह 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 राह वाह। चलते हुए हर शख्स से लड़ पड़ता हूँ, घर से बाहर मुझे वहशत ही बहुत होती है। मैं समझता था कि दो चार तो ऐसे होंगे, मैं समझता था कि दो चार तो ऐसे होंगे, वो जिन्हें एक मोहब्बत ही बहुत होती है। वाह 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 वाह। हाँ था, वाह 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 वाह। मैं समझता था कि दो चार तो ऐसे होंगे, वो जिन्हें एक मोहब्बत ही बहुत होती है। इसलिए तो मैं उसे वक्त नहीं दे पाता, इसलिए तो मैं उसे वक्त नहीं दे पाता, खुद मुझे अपनी जरूरत ही बहुत होती है। क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। अब यहाँ जरूरत के कई मानी है। वाह 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 वाह। इसलिए मैं उसे वक्त नहीं दे पाता, खुद मुझे अपनी जरूरत ही बहुत होती है। और दूसरी मर्तबा हम इश्क नहीं करने के, दूसरी मर्तबा हम इश्क नहीं करने के, ऐसी एक आद जसारत ही बहुत होती है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये और बात कि शेखी बगारते रहे हैं, ये और बात कि शेखी बगारते रहे हैं, हमेशा लोग मुकद्दर से हारते रहे। वाह 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 वाह। ये और बात कि शेखी बगारते रहे हैं, हमेशा लोग मुकद्दर से हारते रहे हैं। गलत कि हमने खुदा को भुला दिया यकसर, गलत कि हमने खुदा को भुला दिया यकसर, उसे बवक्ते जरूरत पुकारते रहे हैं। वाह 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 वाह। आदाब। गलत कि हमने सच्चा शेर खुदा को भुला दिया यकसर, उसे बवक्ते जरूरत पुकारते रहे हैं। वही है नन्हे फरिश्तों को मारने वाले, वही है नन्हे फरिश्तों को मारने वाले, जो अगले वक्तों में नबियों को मारते रहे। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। वही है नन्हे फरिश्तों को मारने वाले, जो अगले वक्तों में नबियों को मारते रहे हैं। ये लोग देख रहे हो सफ़े अदू में खड़े, ये लोग देख रहे हो सफ़े अदू में खड़े, हम इनकी जान का सदका उतारते रहे। वाह 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 वाह। ये लोग देख रहे हो सफ़े अदू में खड़े, हम इनकी जान का सदका उतारते रहे हैं। यहाँ मैं डूबा रहा हूँ हजार कामों में, यहाँ मैं डूबा रहा हूँ हजार कामों में, हजार खौफ वहाँ सर उभारते रहे। वाह 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 वाह। यहाँ मैं डूबा रहा हूँ हजार कामों में, हजार खौफ वहाँ सर उभारते रहे हैं। तू जिस बदन को अभी अपना घर समझता है, तो जिस बदन को अभी अपना घर समझता है, तू जिस बदन को अभी अपना घर समझता है, हम इस सराय में रातें गुजारते रहे हैं। वाह 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 वाह। ये वो वाह 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 वाह। तू जिस बदन को अभी अपना घर समझता है, हम इस सराय में रातें गुजारते रहे हैं। और दो शेरों के साथ इख्तिताम कर देते हैं वो। झूठ कहते हैं कि आवाज लगा सकता है, झूठ कहते हैं कि आवाज लगा सकता है, डूबने वाला फकत हाथ हिला सकता है। हाय 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 हाय। झूठ कहते हैं कि आवाज लगा सकता है, डूबने वाला फकत हाथ हिला सकता है, और फिर छोड़ गया वो जो कहा करता था। हाय 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 हाय। और फिर छोड़ गया वो जो कहा करता था, कौन बदबख्त तुझे छोड़ के जा सकता है। वाह 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 वाह। अहबाब ग्रामी, ये थे डॉक्टर साजिद रहीम। आपने बहुत खूबसूरत बातें सुनी इनसे, बहुत खूबसूरत शायरी सुनी इनसे, और मैं ख्वाहिश का इजहार कर चुका हूँ इनसे कि हम आइंदा भी आपको इसी टॉपिक्स के ऊपर दोबारा भी मिलने की कोशिश करेंगे और आपसे मज़ीद इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर मुश्किल और हर आफत से अपनी पनाह में रखे। वस्सलाम।